अनुच्छेद 22, इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तारी से संरक्षण, संरक्षण मतलब रक्षा करती है, ठीक है। पहला, व्यक्ति को अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। पहला, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट देना होता है या कारण बताना पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति को आपको वारंट दिखाना पड़ेगा या कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा जज के सामने, और आने जाने का जो टाइम है उसको छोड़ के, ठीक है। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अनुसार आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहला, व्यक्ति को कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है न्यायाधीश के सामने, और जो यातायात का समय है जो उसको छोड़ के, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब निवारक विरोध अधिनियम, ठीक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को, देखिए, निवारक विरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, या कभी भी कोई दंगा हो जाए, चाहे कोई बड़ा इशू हो जाए, तो नेताओं को घर में नज़रबंद कर दिया इसी के तहत, ठीक है, कि कोई बड़ा इशू ना हो जाए, ठीक है। नज़रबंद, आइए समझते हैं नज़रबंद। किसी भी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। उसको किसी को अगर नज़रबंद कर, उसको घर पे ही नज़रबंद करे, चारों तरफ से पुलिस पहरा दी को नज़रबंद, किसी को उससे मिलने ही नहीं दिया जाए, उसी को नज़रबंद करते हैं, ठीक है। नज़रबंद कहीं भी हो सकता है, होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम कौन कौन से हैं? तो निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम कौन सा था? 1950। यह भारत का पहला निरोध अधिनियम है जिसको 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा, आइए देखते हैं दूसरा कौन सा? MIS, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसको कहते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। 44वें संवैधानिक संशोधन 1989 में इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में इसे समाप्त कर दिया गया। देखिए, इसे MIS, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर भी कर सकती है। इससे बच के रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही होगा कि बहुत लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। जैसे अभी हाल फिलहाल में पेपर लीक हो गया था यूपी बोर्ड का, तो जिन लोगों ने लीक किया था उनके खिलाफ क्या यूज किया गया? रासुका।
ठीक है। रसूखा क्या है? तो रसूखा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। इसे 1980 में लाया गया, अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। ठीक है। तीसरा टाडा। चौथा क्या है? टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इसे 1985 में लाया गया और आतंकवादी के विरुद्ध इसे लगाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण, इसका दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा को 1985 में लाया गया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। पांचवा पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब हम तीसरे बिंदु पर बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23 कहता है बाल श्रम, जबरदस्ती श्रम या क्या कहते हैं, बेरोजगारी बिना वेतन, ठीक है, पर रोक लगाया गया। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बाल श्रम या बेगारी कराया जाता है। ठीक है। बात करते हैं मूल अधिकार के तीसरे बिंदु पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 23 कहता है कि बाल श्रम, जबरदस्ती श्रम या बेगारी या किसी से काम करा ले और उसको वेतन ना दे, उसी को कहते हैं बेगारी। ठीक है, पर रोक लगाया गया। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बाल श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा ना हो तो ये सब क्या है, अपराध है। ठीक। अनुच्छेद 24 कहता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यह अपराध है। अब हम बात करेंगे चौथा, मूल अधिकार के चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण मतलब तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है। बात करते अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पे नमाज पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, इसी के तहत हवन, यज्ञ, सड़क पर नमाज भी पढ़ते हैं। अनुच्छेद 26, लेकिन अब नहीं हो रहा है। ठीक है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 के अनुसार इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, नमाज पढ़े जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन टैक्स नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। करोड़ों अरबों रुपए दान दिए जाते हैं। वो पैसा उस पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता अनुच्छेद 27 के तहत। चलिए अनुच्छेद 28 देखते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, अगर वो सरकारी धन पे चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की। अतः सरकारी मदरसे अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। सरकारी
मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं। देखिए कहने का मतलब है अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी धन से चल रहे संस्था में सरकारी शिक्षा धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन देखिए संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक धर्म, न कि हिंदू धर्म, इसीलिए संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, इसीलिए संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार उर्दू और अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, ठीक है। इसलिए सरकारी मदरसों में उर्दू सिखाया जाता है, अरबी सिखाया जा सकता है, और अनुच्छेद 28 का उल्लंघन जो नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूल अधिकार के 5वें बिंदु पर, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा संस्कृत के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी, अनुच्छेद 30 के अनुसार, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या है? इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 19(6) कहता है अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। 19(6) में या 19F में 6 कहेंगे। देखिए अनुच्छेद 19(6) या 19F में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है, ठीक है। मूल अधिकार को हमें सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है, ठीक है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता नहीं छीन सकती, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था।